नमस्कार, मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे, निदेशक अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली। आज की चर्चा का विषय है सबाल्टर्न साहित्य का अनुवाद भाग 3। ये चर्चा MTT 019 अनुवाद की राजनीति यानी पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन पाठ्यक्रम के अंतर्गत की जा रही है और यह पाठ्यक्रम MA अनुवाद अध्ययन MA ट्रांसलेशन स्टडीज प्रोग्राम का एक हिस्सा है। इस चर्चा के अंतर्गत जिन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा वे है सबाल्टर्न साहित्य का अनुवाद केस स्टडीज, जूठन का अनुवाद, जूठन का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, कथा विन्यास, जूठन का अनुवाद, जूठन दलित लाइफ, गोदान का अनुवाद, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, गोदान का अनुवाद गोदान, गोदान का अनुवाद गिफ्ट ऑफ ए काउ। इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। केस स्टडीज का अर्थ ये है कि प्रैक्टिकल ट्रांसलेशन के दायरे से क्रिटिकिंग ट्रांसलेशन की बात करेंगे, यानी किसी कृति विशेष, किसी रचना विशेष पर जो अनुवाद हुए हैं तो उसमें किस तरह का जो है व्यवहार किया गया है, कौन सी रणनीति अपनाई गई है, किस तरह की उसकी अनुवाद मीमांसा हो सकती है, क्रिटिकिंग ट्रांसलेशन किया जा सकता है, यह ध्यान देने की बात। सबाल्टर्न साहित्य का अनुवाद केस स्टडीज की सार्थकता क्या है, केस स्टडीज क्यों की जाती है? केस स्टडीज का मतलब विशिष्ट अध्ययन होता है, माइक्रो स्टडीज होती है, जो हम एक जेनरिक स्ट्रक्चर में बात ना करके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में बात करते हैं, जो विशिष्ट परिप्रेक्ष्य में कोई बात की केंद्रित की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें इंटेंसिवली हम गहनता से बात करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे और हम बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये जो सबाल्टर्न साहित्य है वो श्रेष्ठतम रूप में कैसे प्रकट होगा, कैसे अभिव्यक्त होगा, ये जानने की जरूरत है। इस दौरान हम क्रिटिक ऑफ ट्रांसलेशन करेंगे। क्रिटिक का मतलब ये है कि ना केवल क्रिटिक, जब हम क्रिटिक ऑफ ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि अनुवाद में किस तरह की पद्धतियां अपनाई गई हैं, उसका विश्लेषण कैसे किया जाएगा, अनुवाद की उपयुक्तता अनुपयुक्तता का क्या तरीका है। और क्रिटिक का पहला उपयोग सबसे पहले क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ये इमैनुअल कांट ने इसका उपयोग किया था, इस पुस्तक को लिखा था, तो उसी संदर्भ में क्रिटिकिंग की बात की जाती है। क्रिटिकिंग किस सेंस में आता है यह जानने की आवश्यकता है। तो जब हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो उसका क्रिटिक कैसे किया जाए, कैसे किसी ट्रांसलेशन का रिव्यू कैसे किया जाए, ये एक तरह से क्रिटिक ऑफ ट्रांसलेशन कहलाता है। केस स्टडीज के चुनाव में कैसे उनका सिलेक्शन किया जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण है बात है। तो इस केस स्टडीज के चुनाव में हमने दो प्रमुख रचनाओं को चुना है। एक वो बिल्कुल 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक की रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूठन, और दूसरी रचना जो सुप्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद रहे, उनकी रचना 1936 में प्रकाशित हुई थी गोदान। तो उनका उपन्यास उन दोनों ही, एक गोदान उपन्यास है और जूठन आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। दोनों के अनुवाद कैसे किए गए उन पर हम विचार करेंगे। केस स्टडीज के चुनाव के आधार क्या है? चुनाव के आधार ये है कि एक जो है लिव्ड एक्सपीरियंस पर आधारित है, यानी कि स्वयं जो रचनाकार है वो उसका भोगता रहा है, वो स्वयं उस वर्ग से आता है, दलित जाति से, दलित वर्ग से आता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अपने जीवन के अनुभव को आधार बना करके उन्होंने लिखा है, लिव्ड एक्सपीरियंस है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है वो है गोदान। ये उपन्यास है और इस उपन्यास का चुनाव इसलिए किया गया कि ये एम्पैथिकल राइटिंग, एम्पैथिकल राइटिंग पर आधारित है, यानी ये समवेदना पूर्वक लिखा गया है। इसका अर्थ ये है कि वही बराबर पीड़ा, उसी तरह की पीड़ा जैसे किसी में हो, ये सिंपैथी नहीं बल्कि
एम्पैथी, एम्पैथेटिकल राइटिंग है, और उसी दर्द, उसी पीड़ा, उसी भाव को, उसी चेतना को व्यक्त करने वाली रचना है। यद्यपि जो उपन्यास लिखा गया उसके उपन्यास उस वर्ग से नहीं है, यानी सवर्ण वर्ग के प्रेमचंद ने दलित स्मिता पर, दलित चेतना को जागृत करने वाली और दलित पीड़ा को व्यक्त करने वाली रचना गोदान जैसा ऐतिहासिक और क्लासिकी पद्धति परक उपन्यास लिखा है। तो ये एक केस स्टडीज के चुनाव का आधार है कि कैसे एक स्वयं दूसरे वर्ग का व्यक्ति भी उस तरह की पीड़ा का अनुभव कर सकता है, और कैसे जो है एक उस वर्ग का व्यक्ति भी आत्म पीड़ा को ऐसे अनुभव कर सकता है। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझा जा सकता है, जैसे करंट के बारे में, किसी को करंट लगा हो तब वो अपना अनुभव बताए, या फिर कोई करंट के बारे में पढ़ के तब अनुभव बनाए। ये एक अन्य उदाहरण से इस बात को स्पष्ट करें कि जैसे आजकल कोविड का काल चला हुआ है, तो दो तरह से लोग अनुभव बता सकते हैं। एक, जिसको कोविड हुआ है स्वयं उससे ठीक होकर के और अपने अनुभव बता रहा है। दूसरा, जो विभिन्न माध्यमों से पढ़कर, जानकर और अलग अलग नजरिए से उसको देख करके और बिल्कुल नजदीक उनके हालात को समझ करके और फिर उस पर जो अपनी राय दे रहा है। तो इन दोनों को आधार बना करके विश्लेषण किया जा सकता है। जूठन का अनुवाद। तो जूठन क्या है, इसका एक परिचय देने की कोशिश करेंगे। इसके रचनाकार कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। विधा है आत्मकथा। जूठन है क्या? जूठन कहते हैं कोई चीज छूट जाता है, कोई जैसे खाने के बाद जो चीज छूट जाए उसको जूठन कहते हैं। तो जूठन एक लेफ्ट ओवर के संदर्भ में भी होता है, किनारे कर दिया जो बच्चा खुचा है वो। दूसरा, जो इम्प्योर के सेंस में होता है, खाने से आप कोई उगल देता है, कोई फेंक देता है, कोई खाने के बाद जो छूट जाता है, उस पृष्ठभूमि में जूठन है। तो जूठन असल में एक प्रतीक है, ये प्रतीक है उस सामाजिक व्यवस्था में कुछ वर्गों, जातियों की से जुड़े हुए लोगों को उपेक्षित, दलित और पीड़ित समझने का एक मुहावरा है, एक पर्याय है, जिसको इस रूप में व्यक्त किया गया है। और ये शब्द जो है बहुत सावधानी से चुना गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इस रचना के माध्यम से न केवल अपने जीवन की पीड़ा का बखान किया, विश्लेषण किया है, बल्कि आक्रोश, वेदना भी व्यक्त की है। और उन्होंने ये भी व्यक्त किया है कि कैसे समाज ने उनको कैसे उपेक्षित, प्रताड़ित किया है, कैसे सामाजिक व्यवस्था ऐसी देखी गई कि एक किनारे उनको मार्जिनलाइज कर दिया जाता था, उनके रहने की व्यवस्था, कैसे उनके साथ ट्रीटमेंट होता रहा है। और ये सत्य है, सत्य रहा है। अब स्थितियां बदल गई है, लेकिन इसके आधार पर विश्लेषण किया गया। तो न्यूटन उस सांस्कृतिक तिरस्कार और उत्पीड़न, उपेक्षा तथा उसे वर्गीकृत और हाशिए पर पहुंचा देने की शब्दावली का एक प्रतीक है। जूठन का सामाजिक परिप्रेक्ष्य। जूठन का कथन विन्यास। जूठन वाल्मीकि समाज से आने वाले ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो जिसे सफाई कर्मी के रूप में हम कह सकते हैं, ऐसे जातियों से, कूड़ा कचरा उठाने वाले जाति वर्ग से जुड़े हुए एक व्यक्ति की सामाजिक व्यथा, आक्रोश और सामाजिक परिवर्तन करने की चेतना सब दिखाई देता है। कैसे वो देखते हैं कि हर जगह वो जाति व्यवस्था अलग का दंश कहाँ कहाँ पड़ता है। जन्म के साथ ही उन्होंने अपने अनुभव को बताने की कोशिश की है, अगर वो पूर्णतः प्रामाणिक है। जो अनुभव, जाहिर सी बात है, लिखने में एक भाषा की अपनी स्थिति आती है, लेकिन हम मान के चलते हैं पूरी तरह विश्वसनीय और घटित आत्म लिव्ड एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस्ड रियलिटी को उन्होंने व्यक्त किया, शब्दों के ताने बाने में प्रस्तुत किया है। तो कैसे घर में कई लोग रहने से उनको किस तरह से खाने पीने की अव्यवस्था से लेकर के
ना अच्छी तरह भोजन, ना अच्छे कपड़े पहनने की व्यवस्था, और जब स्कूल में टीचर किस तरह का व्यवहार करते थे, कैसे उनको उपेक्षा झेलनी पड़ती थी। जब वो कभी कोई आवाज उठाते थे तो कहते थे कि जैसे कितने पिटाई कितनी होती थी, अच्छा तुम सामाजिक परिवर्तन करने चले हो तो द्रोणाचार्य का कोई उस पर प्रहार होता था। वो शिक्षक रूपी द्रोणाचार्य अभिमान को चकनाचूर कर देने की कोशिश करते थे। तो इन अनुभवों को उन्होंने व्यापक आधार पर प्रस्तुत किया, और इसमें दलित आक्रोश की कभी कभी वे अपना महाभारत लिखेंगे, अपना महाकाव्य बनाएंगे, अपना समाज बनाएंगे, अपना संविधान होगा, कैसे चीजें बदलेगी। और ये कोई स्वतंत्रता के पहले की बात नहीं है, स्वतंत्र भारत की बात है। शायद यही परिणाम रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को आरक्षण का लाभ मिला, उनके जीवन में समाज में बदलाव, इनकी पारिवारिक सामाजिक स्थिति वही नहीं रही जैसा जूठन में उन्होंने कहा। वे स्वयं एक श्रेष्ठ और उच्च पद पर आसीन हुए और आरक्षण का लाभ उनको प्राप्त हुआ। तो संविधान बनने के बावजूद हो सकता है सामाजिक रूप से उसे स्वीकार करने में लोगों को कठिनाई हुई हो, लेकिन आरक्षण के लाभ ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता को नई पहचान दी और दलित अस्मिता मुखर होकर के आई। उनको जितनी व्यापक पहचान लेखक के रूप में मिली और उन्हें निजी जीवन में भी बहुत श्रेष्ठ स्तर तक पहुंचने का जो अवसर प्राप्त हुआ, वो उनके उसी दलित परिवेश के कारण हुआ, क्योंकि ये व्यवस्था दलित होने के आधार पर ही थी। ये आरक्षण की व्यवस्था दलित होने के कारण ही थी। लेकिन उनके जीवन में जो आक्रोश दिखाई देता है वो उनके उस आत्मकथात्मक रचना परिवेश में दिखाई देता है। दलित आक्रोश और सामाजिक परिवर्तन, तो ये आक्रोश ही नहीं था बल्कि समाज को बदलने की कोशिश भी कर रहे थे, और उन्होंने अपने आस पड़ोस में, अपने मित्रों परिचितों में वो बदलाव देखा भी। ये बात सही है कि उसमें सवर्ण समाज के भी लोग थे जो उनके दुख में साथी बने और साथ साथ उनके लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए, उसका भी उन्होंने उल्लेख उसमें किया है। तो इसका मतलब ये पूरी तरह एक तरफा नहीं कहा जा सकता है कि सभी सवर्ण जो है कुंठित मानसिकता के हैं और वो दलित आक्रोश का जो है कोई सम्मान नहीं करते, दलित अस्मिता का कोई सम्मान नहीं करते हैं। तो साहचर्य समन्वय बनाने की कोशिश भी की गई। ये दलित आत्मकथा पर आधारित उपन्यास जूठन का कथा बिंदु है। जूठन का अनुवाद, जूठन ए दलित्स लाइफ, ये अनुवाद किया है अरुण प्रभा मुखर्जी ने। और ध्यान देने की बात ये है कि इसी तरह का एक उपन्यास विदेश में लिखा गया था, वो नावल लिखा गया था, उसका नाम दिया गया था लेफ्ट ओवर। लेफ्ट ओवर नावल का न केवल भारतीय भाषाओं में विभिन्न विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ और इतने व्यापक स्तर पर अनुवाद हुआ। वो जूठन लेफ्ट ओवर में वो बात शायद नहीं आती, इसीलिए जूठन का अनुवाद जूठन ही किया गया। तो पहली बात ये कि अरुण प्रभा मुखर्जी स्वयं दलित नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने अनुवाद किया और पूरी निष्ठा से अनुवाद किया। शायद बहुत से विचारों से वे सहमत भी नहीं होंगी जो सवर्ण और उच्च वर्ग के लोगों के प्रति जहर उगलने जैसा व्यवहार उसमें किया गया, जो आक्रोश परक भाषा है, उसके बावजूद उसको उन्होंने सविकल, उन्होंने पूरी तरह से ग्रहण किया और उसको जैसे के तैसे प्रस्तुत करने की कोशिश की। तो ये अनुवादक की निष्ठा को दर्शाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इस संदर्भ में ये कही जा सकती है कि जो शीर्षक है वो जूठन में कई डायमेंशन है। लेफ्ट ओवर कहने से शायद वो बात नहीं आती है। जूठन में एक तिरस्कार भी है, एक उपेक्षा भी है, एक हाशिए पर कर देने का भाव है और एक जो एक तरह से मानसिक बर्बरता पूर्ण व्यवहार की जो अभिव्यक्ति जूठन के माध्यम से दिखाई देती है। और एक दलित अपने जीवन में कैसे
उस संघर्ष को झेलता है, उसकी सफरिंग, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, उसके जो विल पावर है, उन सब को अभिव्यक्त करते हुए ये अनुवाद किया गया है। तो अनुवादक अरुण प्रभा मुखर्जी ने, अनुवादिका ने बहुत सार्थक हस्तक्षेप करने की कोशिश की, बल्कि एज सच उसको ट्रांसमिट करने का प्रयास भी किया है। तो विजिबिलिटी ऑफ ट्रांसलेटर उतनी नहीं है, बल्कि इम्पैथेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रांसलेटर इसमें कहा जा सकता है। यानी अनुवादक की जो स्थिति है वो संवेदना पूर्ण है, उसकी वो जो है पूरी तरह से उसी के तकलीफ, उसी के दर्द को महसूस करती हुई। गोदान का अनुवाद, तो गोदान का सामाजिक परिप्रेक्ष्य उसका समझने की कोशिश करें। गोदान एक उपन्यास है, इसकी रचना 1936 में हुई थी, हिंदी में लिखा गया उपन्यास है। इसके उपन्यासकार है प्रेमचंद। और उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो भारत पराधीन था, पराधीन भारत था। और इसका मुख्य पात्र होरी है। धर्म और विद्रोह दोनों का तत्व इसमें दिखाई देता है। गोदान में संस्कार की भी बातें होती हैं और परिवर्तन और विद्रोह के प्रतीक जो चरित्र है, धनिया है, सिलिया है, गोबर है। सिलिया तो अंतरजातीय विवाह करती है, अंतरधर्म और उच्च वर्ग के व्यक्ति को उससे प्रेम करती है और विवाह कर लेती। धनिया होरी की पत्नी है जो समय समय पर आक्रोश व्यक्त करती है। गोबर होरी का बेटा है जो सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ मुखर होकर के विद्रोह करता है। लेकिन इसके बावजूद होरी की जो चिंता और पीड़ा है वो इसी वाक्य से समझी जाती है। एक जगह होरी कहता है कि जिस पांव के नीचे गर्दन दबी हो उसे सहलाना ही अच्छा है। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसी स्थितियां आती है, हमें लगता है कि हम गलत स्थितियों के नियंत्रण में है। हमारा जो ये बर्बर व्यवहार करने वाला व्यक्ति है, उसका व्यवहार सहना हमारे लिए उचित नहीं है। हमें उस अन्याय का प्रतिरोध करना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं हम किसी न किसी कारण से उससे प्रेरित, प्रभावित लगता है कि अगर विद्रोह करेंगे तो शायद इसके सार्थक परिणाम नहीं होंगे। गोदान के जो अंग्रेजी अनुवाद किए गए उनमें जयरतन और पी लाल ने 1957 में उसका अनुवाद किया था और उसका शीर्षक गोदान ही दिया गया था। दूसरा अनुवाद अनुराग यादव ने अभी हाल में ही किया है, तो गोदान का शीर्षक गोदान ही रखा गया है। अब इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गोदान का अर्थ गाय को दान में दे देना। अब ये एक संस्कार परक शब्द है सर, ऐसा शब्द है, कहते गोदान देने से हम वैकुंठ पार कर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, वैतरणी पार कर जाएंगे, यानी जो बाधाएं हैं मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ये मान्यता हिंदू धर्म की रही है। और होरी भी एक धर्म भीरू व्यक्ति है और गाय का पालन किया और गाय को साथ में रखा और आखिरकार गाय का दान नहीं कर सका, गाय उसके हाथ से चली गई। तो धर्म और मर्यादा की रक्षा में वो उसका जीवन संघर्ष में बीता। हालांकि कई जगहों पर उसे मर्यादा पालन करने में कठिनाई भी हुई, लेकिन धर्म और मर्यादा की यह लड़ाई चलती रही। एक द्वैत उसके जीवन में दिखाई देता है, जबकि उसी समय एक दूसरी पीढ़ी का जो प्रवर्तक था, उसका बेटा गोबर, उसको न धर्म की चिंता न मर्यादा की चिंता। जब सब कुछ लुट रहा है, टूट रहा है, तो कैसा धर्म, कैसी मर्यादा। इसका अनुवाद जब गोदान के रूप में किया गया तो इसका मतलब उसके मूल अर्थ को बचाए रखने की कोशिश की गई और इसको पद्धति के रूप में हम रिटेंशन पद्धति कहते हैं। मूल को ज्यों का त्यों अपना लेना या लिप्यंतरण ना करना जो है, ये एक पद्धति है। तो रिटेंशन का मतलब रिटेन करना, उसी को रोक रखना। इसका अर्थ ये भी हुआ कि गोदान अनट्रांसलेटेबल है, यानी इसका अनुवाद हो नहीं सकता है। इसका अनुवाद अभी हम देखेंगे गिफ्ट ऑफ काउ किया गया, तो वो बात उभरती नहीं। इसमें ना केवल दान की बात है बल्कि इसका एक पूरा परिप्रेक्ष्य है। अभी जो एक दूसरा अनुवाद ताजा देखने में आया है वो अनुराग यादव का है
उन्होंने भी उसका लेटरल ट्रांसलेशन करने की कोशिश की है, लेकिन लेटरल ट्रांसलेशन होने के बावजूद उसकी एक विशेषता ये है कि असल में ये मूल रचना को अंग्रेजी पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। अब यहाँ एक विचारणीय बिंदु ये है कि कितना उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। क्या पूरा का पूरा गोदान अंग्रेजी में ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जा सकता है? स्पष्ट उत्तर है नहीं। तब हमें एक अन्य विचारक का मत ध्यान में आता है, वो है ट्रांसलेटर्स टास्क जब कहते हैं, वो विचारक मानते हैं कि ट्रांसलेटर या ट्रांसलेटर्स टास्क जो है ये वाल्टर बेंजामिन का निबंध 1923 में आया था। 1923 में वाल्टर बेंजामिन अपने प्रसिद्ध निबंध टास्क ऑफ ट्रांसलेटर्स टास्क कहे, उसमें वे कहते हैं कि ओरिजिनल जो है अनुवादक जो वो अनुवाद किस लिए किया जाता है? ट्रांसलेशन इज नॉट मेंट फॉर दोज हु कैन अंडरस्टैंड द ओरिजिनल, यानी अनुवाद उनके लिए नहीं किया जाता है जो मूल पाठ को पढ़ते हैं। तो जयरतन पी लाल ने ये बात ध्यान में रख के कही कि इंग्लिश ऑडियंस को ये अनुवाद किया, इंग्लिश ऑडियंस को ध्यान में रखकर किया। अनुराग यादव भी इस तरह की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब लोग मिलकर के पूरा प्रयास ये कर रहे हैं कि अंग्रेजी पाठकों तक पहुंचे और ज्यों का त्यों पहुंचे। इसलिए कई बार लिटरल ट्रांसलेशन की समस्या इसमें आती है। गोदान का अनुवाद किया गया, इसका दूसरा अनुवाद 1968 में किया था, ये गिफ्ट ऑफ ए काउ, और ये ट्रांसलेशन किया था आर रोडर मिल। आर रोडर मिल ने ए गिफ्ट ऑफ ए काउ नाम से इसका अनुवाद किया। ये तब किया जब इसके पहले गोदान नाम से एक अनुवाद हो चुका था। तो इन्होंने दूसरे रूप में प्रस्तुत की और इनका पूरा ध्यान था कि अनुवादक जो है वो उस पाठक को ध्यान में रखे जो उसको पढ़ने जा रहा है। तो गोदान समझने में ही कठिनाई होगी, इसलिए गिफ्ट ऑफ ए काउ, गाय का दान, ये एक तरह का अनुवाद था जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम ध्यान दें तो ऐसा लगता है कि ये पूरी जो सबाल्टर्न के अनुवाद की रणनीतियां पद्धतियां हैं बहुत उपयोगी रही हैं। सबाल्टर्न साहित्य के अनुवाद पर आधारित यह तीसरा वीडियो था। इन वीडियोस के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की कि सबाल्टर्न साहित्य का अनुवाद क्यों आवश्यक है, उपनिवेश काल में भी और स्वतंत्र भारत में भी सबाल्टर्न साहित्य का अनुवाद कैसे किया गया, उनकी आवश्यकताएं की थी, सबाल्टर्न का परिप्रेक्ष्य क्या था, और बताने की कोशिश की केस स्टडीज के माध्यम से भी कि सबाल्टर्न साहित्य कैसे रेखांकित किया जा सकता है। खासतौर से हमने जूठन और गोदान के अनुवादों के माध्यम से केस स्टडीज का विश्लेषण करने का प्रयास किया। आशा ही ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। आपने ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।